Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। तो क्या नुजूल संपत्ति विधेयक के बहाने बीजेपी के भीतर की कलह सामने आई थी? और क्या इसी बहाने मुख्यमंत्री को बैकफुट पर नेताओं ने कर दिया? आखिर पूरा माजरा कैसे संभला? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इसे टालने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया? कैसे हुई मीटिंग? हम आज ये समझेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या अखिलेश यादव अब पीडीए से आगे पीडीए प्लस की तैयारी कर रहे हैं। क्या है ये पीडीए प्लस, ये भी समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो नुजूल संपत्ति विधेयक अब ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा है विधान परिषद ने और 2 महीने के बाद दोबारा से ये विधेयक विधान परिषद में आ सकता है जब अगला सत्र होगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब यह विधेयक फिलहाल कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में गया है। अगर इसे कानून बनना होता, अगर इस विधेयक को पारित होना होता तो फिर इसे रोका नहीं जाता और उसकी वजह भी है। दरअसल योगी सरकार ने इसे विधानसभा से तो पास करा लिया था, लेकिन विधानसभा से पास कराने और विधान परिषद तक ले जाने के बीच में बहुत कुछ हो गया। पार्टी के कई बड़े नेता खुद खड़े हो गए और कई विधायक खड़े हो गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर ये विधेयक पास हो गया, अगर ये बिल पास हो गया तो पहले से ही दबाव में, पहले से ही पिछड़ती हुई बीजेपी और मुश्किलों में हो जाएगी। कुछ नेताओं ने तो इसे ताबूत की आखिरी कील तक करार दे दिया आपसी बातचीत में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक तरीके से दबाव बना, खास करके ऐसे चेहरों का जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और कहा जाता है कि उनके पास भी नजूल की काफी जमीनें हैं। यूं तो सिद्धार्थनाथ सिंह लगातार लीज एक्सटेंशन को लेकर अपनी बातें कह रहे थे और विधानसभा में पेश किए जाने के पहले ही उन्होंने कहा था कि लीज एक्सटेंशन का ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि अगर कोई अपना लीज एक्सटेंड कराना चाहता है तो ये लोगों के पास होना चाहिए, जिसे सरकार ने मान भी लिया था सदन में। लेकिन पास होने के बाद शोर इतना मचा कि अब शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में जहां जहां नुजूल की जमीनें हैं सब सरकार वापस ले लेगी। और सरकार ने जो नियम बनाए उसमें डीएम्स को, जिले के डीएम को यह अधिकार भी था, ये अधिकार भी दिए जा रहे हैं इस बिल में कि अगर नुजूल की जमीनों की मियाद पूरी हो चुकी है, यानी कि उनका लीज पूरा हो चुका है, तो सरकार इसे वापस ले लेगी। हालांकि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे एड्रेस किया जाना जरूरी है और शायद सरकार ने उस ओर सोचकर ही वो बिल लाया होगा, लेकिन अब ये मामला आउट ऑफ हैंड होता जा रहा था। खैर, हमने पहले ही आपको बताया है कि कैसे विधान परिषद में ले जाने के पहले ही ये पूरा मामला सियासत के बीच में आ गया। सरकार के हाथ पांव फूल गए कि अगर ये बिल पास हो गया तो विपक्ष फिर इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाएगा। लैंड एक्विजिशन बिल जैसा कहीं ये मुद्दा न बन जाए, क्योंकि लोगों की जमीनें, लोगों के रिहाइश इससे जुड़ रहे थे। ऐसे में आनन फानन में जब कई विधायकों ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया और तब यह कहा गया कि इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। और तब केशव मौर्य ने पेश किया और इसी तरीके का रास्ता निकला कि केशव मौर्य इसे पेश करेंगे और भूपेंद्र चौधरी बाकायदा इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करेंगे। यानी कि सरकार के भीतर, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या इस वक्त उनके विरोध में खड़ा हुआ जो पार्टी का भीतर का बड़ा खेमा है वो दिख रहा हो, कम से कम एक कोऑर्डिनेशन करके दोनों ने यह तो तय कर दिया कि इसे फिलहाल रोक लिया जाए। इस बात को भूपेंद्र चौधरी ने भी माना कि हां, उन्होंने इसे
इसे रुकवाया, मीटिंग हुई और यही बात सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कही कि मुख्यमंत्री के पहल पर यह हुआ है और अब इसे रोक दिया गया है। पहले इन दोनों को आप सुन लीजिए जो इन दोनों ने बातें कही हैं, उसके बाद हम इसके प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। परिषद के सदस्य के नाते मैंने ये सुझाव दिया कि बिल को समिति के प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिससे और गहनता से, व्यापकता से इस पर विचार हो। जो सरकार के लोग हैं, माननीय डिप्टी सीएम हमारे दोनों और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे इस पर जरूर बातचीत हुई होगी, लेकिन परिषद की भी इस पर सहमति है और सबने सहमति से इस पर समर्थन दिया कि भाई इस पर विचार, बिल पर और विचार गहनता से विचार विमर्श हो, क्योंकि हमें जनता के हितों के लिए चुना है और जनता के हितों के लिए हम लोग, हमारी पार्टी और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो इसमें सबकी लगभग सहमति है और बिल पर जो भी सुझाव लोगों के होंगे, जो वक्तव्य होंगे लोग हमारे माननीय सदस्यों के, उन्हें जोड़कर इस पर आगे बढ़ेंगे। विवाद कहीं नहीं है, शब्द विवाद नहीं हो सकता। उसके बाद और विधायक गए, उनके भी कुछ और थे। मेरा मसला किस एंगल पे था वो मैंने रख दिया। कुछ और विधायक थे जिनका कुछ और मसला रहा होगा। उन लोग जब गए मुख्यमंत्री जी से मिलने, जो मेरी खबर है कि मिलने गए, तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी भी बात समझी जैसे हम लोग की मेरी समझी थी। मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया और वो खन्ना जी को बुलाया, सुरेश खन्ना जी को बुलाया, पार्टी के अध्यक्ष को भी बुलाया और फिर बैठ के चर्चा करी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये निर्णय हुआ कि इसके जब केशव जी जो हमारे विधान परिषद में लीडर हैं, वो इसको पेश करेंगे, तो पहले तो वो तो विरोध नहीं करा, तो जब उन्होंने पेश करा और उसके बाद चर्चा के साथ जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ कहेंगे तो उसकी बात मान ली जाएगी, तो उन्होंने कहा प्रवर समिति को भेजो, सेलेक्ट कमेटी को भेजो, वो भेज दिया गया। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और पार्टी और सरकार ने मिलकर निर्णय लिया। खैर, अब ये नुजूल संपत्ति विधेयक फिलहाल रुक गया है, लेकिन अब इस पर सियासत गर्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी और सपा तो पहले से ही मैदान में थी। माना यह जा रहा है कि सरकार के भीतर जिस तरीके का एक फैक्शनलिज्म है, यानी कि जिस तरीके का मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष के बीच की एक जो तनातनी एक मतभेद दिख रहा है, उसका असर इस बिल पर दिखाई दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद इस बिल को रोका गया है। हालांकि मुख्यमंत्री की सहमति ली गई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह मुद्दा काफी बड़ा हो जाएगा और इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर ही सरकार की बड़ी किरकिरी हो सकती है, विधानमंडल में हो सकती है और साथ साथ नेताओं में भी इसे लेकर के एक बड़ा माहौल बन सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कदम पीछे खींचे और इसको हरी झंडी दे दी कि इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला जाए। लेकिन क्या इसकी वजह यह है कि बड़े नेताओं की आपस में नहीं बन रही? ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि योगी सरकार का ये जो बिल आया था, ये जो विधेयक आया था, इसकी जानकारी तो सबों को थी, लेकिन किसी ने वक्त पर इसे रोकने की कोशिश नहीं की। एक बार जब बिल पास हो गया तब लोगों ने दबाव बनाया और ऐसे में मुख्यमंत्री भी दबाव में इस मुद्दे पर आए। खैर, और उन्होंने अपने पांव खींचे। यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच एक तलवार खींची हुई है, ये इसके पीछे की वजह है। अब हम आपको आगे ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ये बीजेपी के गले की फांस बनने वाला था नुजूल संपत्ति विधेयक। बीती रात जैसे ही विधान परिषद ने इसे रोका, देर रात अनुप्रिया पटेल का ट्वीट आया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि उन अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने सरकार को गुमराह किया। उन्होंने लिखा, इस बिल को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। इसी लाइन पर ओम प्रकाश राजभर ने भी आज कन्नौज में बातें कही और उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की कि अब बिल को ही वापस लिया जाना चाहिए। और संजय निषाद ने भी यही बात कही और कहा कि इससे हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। सरकार को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जमीन को छूने का नतीजा क्या हो सकता है सियासी तौर पर, उसमें भी तब जब इस वक्त चुनाव में हार के बाद
सरकार बैकफुट पर है। योगी सरकार इस वक्त थोड़ी बैकफुट पर है और इस वजह से ही इन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ा है। अनुप्रिया पटेल के इस एक्स पर लिखे पोस्ट को देखिए और उसके बाद इन दोनों सहयोगी दलों के बोल को सुनिए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया, कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है। हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। दो है बिलो 9 है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर जमीन है, तो वो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए, लेकिन उजाड़ने का प्रयास नहीं। अभी बहुत जमीनें हैं। तो आपने सुन लिया, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नजूल की ये जमीन है क्या। तो नजूल की जमीन को अगर आसानी से समझना हो तो ये 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, 125 साल पीछे जाना पड़ेगा। तब जब अंग्रेजों का दौर था और अंग्रेजों ने शहर के बीचों बीच हजारों हेक्टेयर की जमीनें अपने नाम की, अपने लिए ली, अपनी रिहाइश के लिए ली, अपनी संस्थाएं बनाने के लिए ली, अपने कामकाज के लिए उन्होंने ढेरों जमीनें ली। शहर के बीचों बीच ये जमीनें कभी भारतीयों की ही हुआ करती थी, लेकिन उसे अंग्रेजों ने ले लिया। अपने काम की जमीनें उन्होंने इस्तेमाल की और बाकी जमीनों को उन्होंने नजूल कर दिया। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जमीनें पहले अंग्रेजों ने ली थी, उन्हें तब की सरकार ने यह कहा कि ये जमीनें वापस नहीं होंगी, ये जमीनें सरकार की ही रहेंगी, लेकिन 30-30 साल के आपको लीज पर ये जमीनें दी जाएंगी। कुछ जमीनें 90 साल और 99 साल की लीज पर भी दिए जाने लगे। ज्यादातर बड़े शहरों में अगर आप मिशनरियों के बड़ी बड़ी संस्थाओं को देख लें, सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े बनी हुई संस्थाओं को देख लें, तो कहा जाता है कि ये सब नजूल की जमीनें थी। तो 90 साल होते होते अब बहुत सारे जमीनों के लीज खत्म होने लगे और ऐसे में ये सवाल उठा कि क्या इन्हें फ्री होल्ड किया जाए, यानी कि जिनके पास है इसके उसे ओपन कर दिया जाए, या फिर लोगों को दोबारा से इसके लीज को बढ़ाया जाए। सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि जो लीज चाहता है उसके लीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि 4-4, 5-5 पीढ़ियां इन जमीनों पर बसी हुई हैं और रह रही हैं। सरकार को लगता है कि 4-5 पीढ़ियों के बाद जमीनें लोगों ने गलत तरीके से बेच दी, कई जगह पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया, कई जगह ओनर कोई और है और वहां पर एक्टिविटी यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग किसी और ने बना लिए, यानी कि बहुत गड़बड़ झाला है और इसलिए इसे वापस लिया जाना जरूरी है ताकि यह सरकारी जमीन हो जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और वो ये, कुछ नेताओं को यह डर है कि उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी और जिन पर पीढ़ियों से उनका दावा है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को यह खौफ होने लगा है कि इस पर बसे हुए जो आम आदमी है, जो आम जन है, या फिर गरीब लोग हैं जो कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं इन नजूल की जमीनों पर, उन्हें उजाड़ दिया जाएगा। डीएम के पास इतने अधिकार होंगे कि वो जब चाहे इन जमीनों को वापस ले लेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकारी जमीनें वापस तो ले लेगी, लेकिन किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। खैर, ये बात की बातें हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि इस एक बार फिर जमीन विवाद एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और शायद यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने, बीजेपी के संगठन ने कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप किया है और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। अब अगली खबर, और अब बात पीडीए प्लस की। जी हां, अभी तक आपने अखिलेश यादव के मुंह से पीडीए का ही शब्द सुना होगा। आज भी उनके मुंह पर पीडीए ही है और उनकी पार्टी पीडीए को ही अपना आधार मानती है। लेकिन अब पीडीए प्लस की भी बात हो रही है। पीडीए प्लस इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से विधानसभा से लेकर विधान परिषद और अब संसद तक में अपने संसदीय दल और विधायक दल की नियुक्तियां की हैं, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी में पीडीए से आगे बढ़कर पीडीए के साथ ब्राह्मण कायस्थ सबको जोड़ते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में नियुक्तियां की। विधानसभा में नेता विपक्ष यानी कि
पार्टी के सदन का नेता और नेता विपक्ष जिसे बनाया वो ब्राह्मण चेहरे हैं। माता प्रसाद पांडे मुलायम सिंह के करीबी रहे हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं और साथ साथ संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। कई बार के विधायक, मंत्री, यहां तक कि वो विधानसभा के अध्यक्ष तक रह चुके हैं। उन्हें नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने बनाया। बहुत बड़ा पद है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और सरकार के बाद सदन में अगर किसी की चलती है मुख्यमंत्री के बाद तो वो नेता विधायक दल का पद होता है, नेता विरोधी दल का पद होता है और इसे अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरे को सौंपा है। तो माना यह जा रहा है कि अब अखिलेश यादव अपने पीडी यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के बाद अब ब्राह्मणों को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो उन्होंने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक जैसे पद उन्होंने मुस्लिम बिरादरी को दिए हैं। कुछ अधिष्ठाता मंडल के पद उन्होंने बनाए हैं। कुछ इसी तरीके से संसद में भी अखिलेश यादव ने खुद, वो अपनी पार्टी के सदन के नेता हैं और उपनेता उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया है। वो बिरादरी, कुशवाहा बिरादरी मौर्य, जो कि बीजेपी का वोट बैंक बन गई थी जब वो बसपा से छिटकी। लेकिन इस चुनाव में इस बिरादरी ने भी अखिलेश यादव को बड़ी तादाद में वोट दिए और अगर आप देखें तो बाबू सिंह कुशवाहा पुराने मंत्री, पुराने नेता, मायावती के कभी बेहद करीबी, बसपा के बहुत बड़े मंत्री के तौर पर जिनकी पहचान थी, हालांकि घोटालों में नाम आया, उसके बाद उनका ग्राफ गिरा। इस बार अखिलेश यादव ने उन्हें जौनपुर से चुनाव लड़ाया, वो जीते और पार्टी ने संसद में उन्हें अपने संसदीय दल का उप नेता बना दिया है। यानी कि अखिलेश यादव के बाद जो दूसरे नेता होंगे वो बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। अवधेश प्रसाद यूं तो अधिष्ठाता मंडल के सदस्य बनाए गए हैं संसदीय बोर्ड के, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ साए की तरह दिखाई देते हैं। पहले दिन जब अखिलेश यादव संसद गए तो उनका हाथ पकड़ कर ले गए थे। तो देखा जाए तो अखिलेश यादव ने संसद में एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है। तो संसद में पीडीए उनका दिख रहा है, संसद में पीडीए दिख रहा है तो लखनऊ में पीडीए तो है ही। उन्होंने ब्राह्मण और विधान परिषद में उन्होंने एक कायस्थ को भी जगह दी है। विधान परिषद में उन्होंने यादव चेहरे को अपना नेता, अपने नेता विपक्ष वहां बनाया है विधान परिषद में, तो ब्राह्मण चेहरे को विधानसभा में, मुख्य सचेतक के तौर पर मुस्लिम चेहरों को उन्होंने आगे किया है। कई और पद है जिस पर उन्होंने कुर्मी बिरादरी को जगह दी है। तो विधान परिषद में जो सचेतक का पद है उन्होंने कायस्थ को दिया है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ पीडीए नहीं, अब पीडीए प्लस की बात की जा रही है और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए से आगे अब पीडीए प्लस की तैयारी कर रहे हैं और 27 में ये दिखाई भी देगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।